Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay. So today we will solve exercise number 7.1. Yesterday we studied about integration, the method of process of integration. What is integration? Integration is a inverse process of differentiation. Exercise 7.1 तो like ऐसे है कि आओ आके used to हो जाओ, देखो, जांचो, परखो, जिस बुलाते हैं ना किसी को, पहले आप एनालाइज कर लो फिर बात करेंगे आपसे। तो असली बातें तो 7.2 के बाद से होंगी। अभी तो आओ, देखो, मजे करो, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस है ना, हैव फन वाले क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली इनमें से कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस ना के बराबर है कि एक्सरसाइज 7.1 में से भी कोई आ जाए, बट दे आर इंपॉर्टेंट कि हम एक बार यूज टू हो जाए कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। ज्यादातर इसमें से अलजेब्रिक मिलेगा, और अलजेब्रिक का बहुत आसान तरीका है, पावर बढ़ा दो, पावर बढ़ा दो, ठीक है ना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक है या है वो कम है, ठीक है ना, है सही लेकिन वो कम है। और फिर आगे से आप फिर दूसरा मेथड सीखेंगे। अगर ये एक्सरसाइज हम क्विकली कर लेंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेंगे, बट क्वेश्चंस ज्यादा दिख रहे हैं तो हो सकता है कि ना कर पाए, पर कोशिश करेंगे ये एक्सरसाइज तो आज की तारीख में खत्म करें। देखो एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस क्या कहता है, वो फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही है इंटीग्रल, वो बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ। तो पहले ax बनाने के लिए लॉग को x के पीछे और इंटीग्रल वाला फॉर्मूला बना दिया। तो वैसे अपने ट्रिग्नोमेट्री में जैसे अपने पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्री पोजीशन का इंटीग्रल हर का नहीं आ रहा, वो 7.2 से आएगा। तो अपन यहाँ पर जैसे जो डिफरेंशिएशन आ रहा है उसमें इधर-उधर ले जाके बना सकते हैं। देखो जब ax प्लस b वाले तरह के फंक्शन की बात हो रही थी तो उसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट बन रहा था a एक्स प्लस बी का। मैंने क्यों कहा भाई वो क्वाड्रेटिक में और उसमें काम नहीं करेगा, वो लीनियर में क्यों काम करेगा, बिकॉज लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट किसी को तंग नहीं करता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होगा कुछ, वो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाता है। बट अगर सपोज करो कोई फंक्शन है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक सपोज करो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, तो 2x भी अगेन एक फंक्शन है और वो तंग करेगा, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। अब अगर हमने कहा जैसे 10x, तो 10x है, तो अब हम ऐसे डायरेक्टली कैसे सोच सकते हैं कि ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डेरिवेटिव 10x है, सोच सकते हैं कि बताओ, इज इट पॉसिबल टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 10x बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन? नो, वो होगा सब्स्टिट्यूशन से 7.2 में। वो 7.2 में सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या है, देखो हम चैप्टर के एंड तक आते आते 10x का भी इंटीग्रल सीख लेंगे, sec x का भी सीख लेंगे, cosec x का भी, और भी पता नहीं किस किस का सीख लेंगे। बट वो सबके इंटीग्रल्स याद तो हमको करना ही अल्टीमेटली। मैं 10x का भी डायरेक्ट याद करना है, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं 10x का सब्स्टिट्यूशन से निकालने बैठू, और 10x का सब्स्टिट्यूशन निकालना भी आना चाहिए। क्यों? 10x का इंटीग्रल अगर उसने सीधे पूछा, जैसे क्वेश्चन के बीच में 10x का इंटीग्रल करना पड़ रहा है, तो मैं सीधा लिख दूंगा log sec x होता है, आपको पता भी होता है ना, log sec x प्लस c लिख दूंगा क्वेश्चन के बीच में आ जाए तो। बट 4 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाए कि 10x का इंटीग्रल बताओ, तो क्या एक ही लाइन में थोड़ा ना लिखोगे log sec x प्लस c, फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके बताना है। तो देयर आर मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन जो अलग अलग फंक्शंस के इंटीग्रल्स करके बताएगा हमको। अल्टीमेटली हमको तो सबके याद होने चाहिए जितने जितने आते जा रहे हैं। जैसे sin x का आ गया माइनस cos x, cos x का आ गया sin x, ये सीधे आ गया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आ गया। तो अब अपने को आगे से याद होना चाहिए कि इन दो का तो ये है, sec स्क्वायर x का 10x है, क्योंकि वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आ रहा है। लेकिन 10x का क्या है अभी तक नहीं पता, तो अभी सोचो भी मत, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से पता चलेगा 7.2 में। जब पता चल जाएगा फिर याद कर लेना, फिर याद कर लेना, फिर नहीं कि सर हम तो अब सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, जब भी करेंगे ना यार। क्वेश्चन के बीच में कभी 10x का इंटीग्रल करना पड़ जाए तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लगाओगे, क्वेश्चन वैसे ही लंबा और लंबा कर दोगे, आप टाइम भी वेस्ट करोगे। वहां आपको सीधे लिखना है log sec x, ठीक है, समझ गए बच्चों, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी मींस प्लस माइनस, तो कौन सी प्रॉपर्टी? 293, वन सेकेंड, पेज 293, ये वाली। Two indefinite integrals with the same derivative lead to the same family of curves and so they are equivalent। ये क्या कह रहा है कि दो हमारे पास इंटीग्रल्स हैं, दो indefinite integrals with the same derivative, दोनों का डेरिवेटिव सेम है, दो इंटीग्रल्स हैं,
दो कोई भी फंक्शन से इनका सेम डेरिवेटिव क्यों नहीं हो सकते? अभी हमने कल भी तो करके देखा था। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव बोलना क्या होगा? 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। तो देखो इंटीग्रल तो दो अलग हैं पर डेरिवेटिव दोनों का सेम है ना? तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या है? अलग अलग इंटीग्रल्स हैं जिनका डेरिवेटिव सेम है, तो ये दोनों जो कर्व्स होंगे सेम फैमिली ऑफ कर्व्स की के कहलाए जाएंगे। मतलब ये दोनों जो कर्व्स हैं ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनका डेरिवेटिव सेम है। समझ में आई बात? हाँ, मतलब कोई फंक्शन हो, किसी फंक्शन का जब अपन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वो तो उसका डेरिवेटिव है, वो जिस फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं वो फंक्शन उस फंक्शन का इंटीग्रल है। समझ में आई बात? भाई है तो भाई का बहन है तो बहन का भाई भी है ना। भाई के रेफरेंस में वो बहन है, बहन के रेफरेंस जिस बाप है, बाप के रेफरेंस में वो बेटा है, तो बेटा के रेफरेंस में वो बाप है। समझ में आई बात? तो अगर मैं कोई फंक्शन उठाया, मैंने कहा इसका डेरिवेटिव, अगेन एक फंक्शन, अब इस फंक्शन का वो क्या लगा? इंटीग्रल। फंक्शन ही निकाल रहे हैं, इंटीग्रल भी एक फंक्शन है, डेरिवेटिव भी एक फंक्शन है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली इन्वर्स करेंगे तो वापस वहीं आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों जो कर्व्स बनेंगे, एक्स स्क्वायर कल हमने करके भी तो देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 देखो ऐसा बन रहा था 2 से, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैसा बन रहा था? 3 से। सेम फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, एक दूसरे से पैरेलल और ऑर्थोगोनली ये प्लेस्ड किए गए हैं। ऑर्थोगोनली मतलब एक के ऊपर एक, है ना, परपेंडिकुलर, है ना। और इनका जो किसी एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मैं इसके स्लोप की बात करूं, टेंजेंट की बात करूं, और उसी पॉइंट पे इसके इस टेंजेंट की बात करूं, तो इन दोनों के टेंजेंट क्या बनेंगे? पैरेलल बनेंगे, बिकॉज इन दोनों के डेरिवेटिव सेम आ रहे हैं, 2x 2x आ रहा है। इज दैट क्लियर? और कोई डाउट? स्टार्ट करें एक्सरसाइज 299। ओके, 7.1 से फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, जिसको अपन इंटीग्रल भी कहते हैं, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो पहले से पांचवें क्वेश्चन तक हमको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाना है। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के क्वेश्चन में नहीं आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाओ, पर हमको करना आना चाहिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है भाई साइन 2x ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साइन 2x, ऐसा सोचना, वो है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ऐसा सोचना कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कौन है? साइन 2x। तो देखो अगर बाय द वे आ जाता है, वैसे बिल्कुल 0.11% चांस है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कहे, बाकी अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे? देखो हमको क्या फंक्शन गिवन है? fx इक्वल टू साइन 2x, राइट? ये फंक्शन गिवन है हमको, fx इक्वल टू साइन 2x। तो मुझे क्या चाहिए? इसको मैं कैपिटल fx लिख देता हूं। मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा फंक्शन चाहिए fx, मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा फंक्शन चाहिए fx जिसका डेरिवेटिव कौन है? साइन 2x। सोचना है मुझे इंस्पेक्शन से, ठीक है? दैट मींस इस fx का डेरिवेटिव कौन है? साइन 2x। तो मैं कह सकता हूं इस साइन 2x का इंटीग्रल कौन होगा? fx। मतलब ये प्रोसेस सोचना है मुझे, ठीक है? अब कैसे सोचेंगे? देखो मुझे ये पता है कि साइन 2x डेरिवेटिव लाने के लिए कॉस में से कुछ ना कुछ बनेगा, हो ना हो। अब वो क्या बनेगा वो पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि कॉस में से कुछ ना कुछ बनेगा, और एक बार के लिए मैं एंगल भी नहीं बदलूंगा, एंगल 2x है तो मैं एंगल 2x ही रखूंगा एक बार के लिए। तो मैं एक बात लिखता हूं, वी नो दैट, पहले पूरी बात समझ लो, है ना। वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे पता है, मैं एक बार कॉस का करके देखता हूं, मतलब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वही है, हिट एंड ट्रायल करके देखो। वी नो दैट कि cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? माइनस साइन 2x, और फिर 2 और आ जाएगा ना, तो आई कैन से इंटू 2 आगे लिख देता हूं, चेन रूल से इंटू 2, राइट? तो माइनस साइन 2x इंटू 2। अब सुनिए, मुझे क्या चाहिए था? ये मुझे क्या चाहिए था? ये मुझे मिला क्या? ये। इसमें इसमें फर्क कितना है? एक तो माइनस का और एक 2 का, यानी ये -2 तंग कर रहा है। तो अगर ओरिजिनल फंक्शन में -2 डिवाइड हो जाए, हो गया काम। भाई -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
तो जो cos 2x मैंने इंस्पेक्शन से पता किया, अगर इसके नीचे -2 रखा हुआ हो तो इसके भी नीचे -2 रखा हुआ होगा, और ये -2 से ये माइनस माइनस कट जाएगा और मुझे वो चीज मिल जाएगी। ये होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। पहले कुछ भी करके देखो, फिर देखो कौन सी चीज एक्स्ट्रा आई जो मुझे नहीं चाहिए थी, उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई में आई है तो डिवाइड करो, डिवाइड में आई है तो मल्टीप्लाई करो। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अंडरस्टूड? आने के चांसेस कम है, बट फिर भी आ जाए तो इस तरीके से हम देखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x माइनस sin 2x by 2 आता है। सो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x ना करके माइनस 1/2 -1/2 cos 2x का डी बाई डी एक्स करूंगा। तो ऐसा करने से क्या आएगा, -1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा ही आएगा। और cos 2x का भी अभी करके देखा मैंने, क्या आया था बेटा, माइनस sin 2x इंटू 2 आया। ऐसा करने से 2 से 2 कटा और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये sin 2x मिल गया। तो अगर -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x है तो sin 2x का इंटीग्रल, तो sin 2x dx, इंटीग्रल sin 2x dx क्या बन जाएगा, -1/2 cos 2x, और लास्ट में अपन एक प्लस सी भी लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। एक दो स्टेप में खत्म हो जाता है और इसमें बड़े ही छोटे छोटे और चुनने मुन्ने से फंक्शन देगा। ठीक है जी? हाँ, एक क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी अब आप अपने आप करेंगे इसमें, है ना भाई। एक क्वेश्चन करने नोट करने का मतलब है आप ये तरीका नोट कर लो। जो दिया हुआ फंक्शन है उसको मैंने कैपिटल एफ एक्स से डिनोट किया है, तो फिर जो उसका जो मैं इंटीग्रल सोच रहा हूँ उसको मैंने स्मॉल एफ एक्स से डिनोट किया है। कुल मिला के दोनों को अलग अलग से डिनोट करना, जरूरी नहीं है कि उसको कैपिटल उसको स्मॉल एफ, आप चाहो तो उसको कैपिटल और उसको स्मॉल एफ भी कर सकते हो, लेकिन दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना? मनीष समझ में आ रहा है? यस सर। हो गया? चलें आगे। sin 2x क्या है कि डॉट भी लगा देगा जब भी dx लिखो ना, मल्टीप्लाई dx है, नहीं तो कोई ऐसा ना मान ले कि ये 2x dx पूरा एंगल है ना, बिकॉज अब प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टर्म के लिए। ओके अच्छा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं कहता, सीधे ही कहता, तो क्या करता मैं, तो मैं इजीली ये करता, क्या करता मैं, sin 2x है साहब, कल हमने देखा था sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x था, याद किया था हमने। तो अगर sin x की जगह sin 2x है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस cos 2x कर दूंगा, बट चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस में मल्टीप्लाई होता था, अब की बार डिवाइड होगा। यही बात हमने कल डिस्कस करी थी। तो ये तो इजी तरीका है और वो इंस्पेक्शन वाला तरीका है। ठीक है जी? ओके, cos 3x में कुछ ज्यादा आएगा नहीं, आप होमवर्क में कर लेना इसको। अब बताओ e टू द पावर 2x, अब e टू द पावर डिवाइड बाय 2, ठीक है भाई। e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो e टू द पावर 2x तो आएगा ही आएगा, राइट। लेकिन 2x, जो 2x लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2। तो अगर यही डिफरेंशिएशन प्रोसेस चल रहा होता तो वो 2 होता मल्टीप्लाई, बट अब चल रहा है इंटीग्रेशन प्रोसेस तो हो जाएगा प्लस सी। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सुनिए, इसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सोचता हूं मैं, है ना। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरे पास क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन सोचना है जिसका डेरिवेटिव ये चीज आती हो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आता हो, ऐसा फंक्शन मुझे सोचना। ठीक है,
तो मैंने देखा यार होल स्क्वायर आ रहा है। अब सबको ये पता है कि जब भी अपन डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को, तो उसकी पावर एक कम हो जाती है। जैसे क्यूबिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 2 रह जाएगी, क्वाड्रेटिक को करेंगे लीनियर रह जाएगा, लीनियर को करेंगे कांस्टेंट रह जाएगा, कांस्टेंट को करेंगे 0 बन जाएगा। तो मतलब एक एक पावर हम कम करते जाते हैं, दैट वी विल नो। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए, 2 पावर चाहिए, तो कहां से आई होगी, 3 से। कहां से आई होगी, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद वो एक कम हो गई होगी, तो पहले एक ज्यादा रही होगी। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि यार ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब भी वो फंक्शन रहा होगा, ऐसे सोचते हैं। ऐसे सोचते हैं कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो ओरिजिनल फंक्शन शायद ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब रहा होगा। तो मैं इंस्पेक्शन से करके देखता हूँ, देखिए इसका करके देखता हूँ ये आता है कि नहीं आता है। तो मैं क्या करके देखता हूँ कि ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब का डेरिवेटिव करके देखता हूँ, और फिर देखता हूँ कि कौन सी चीज एक्स्ट्रा आ गई जो मुझे नहीं चाहिए। हाँ अभी देखते हैं ना, देखो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब का मैं एक बार डेरिवेटिव करके देखता हूँ, क्या आएगा, 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और चेन रूल से फिर ए एक्स प्लस बी का क्या बनेगा, ए। तो मैंने ये देखा कि मुझे चाहिए था ये, मिला मुझे ये, एक्स्ट्रा क्या मिला, 3 ए। तो क्यों ना ओरिजिनल फंक्शन में 3 ए यानी 3 ए से डिवाइड कर दें, ताकि ये कट जाएगा। समझ आया बच्चों। तो मेरे को ये चीज पता चली कि यार बाकी सब कुछ ठीक है, बट ये 3 ए तंग कर रहा है, तो क्यों ना मैं इस फंक्शन को ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब ना मान के ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ए मान लूं। ऐसा करने से क्या होगा, 1/3 तो बाहर आएगा, और उसका डेरिवेटिव जो ऊपर मैंने देखा वो का वही रहेगा, 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए। 3 ए से 3 और ए कटा, और मिला क्या मुझे, वही ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इस चीज का डेरिवेटिव ये है, तो इस चीज का इंटीग्रल वो होगा, होगा ना। तो मैं लिख दूंगा हेंस ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, ये चीज ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, ये चीज क्या, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ए और प्लस सी लास्ट में लगा देंगे आंसर। आरएचएस में 1/3 इसलिए किया क्योंकि मैं इस चीज का डेरिवेटिव कर रहा हूं, इस चीज का डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो इसमें डिवाइडेड बाय 3 ए है ना, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है ना, और इस चीज का डेरिवेटिव ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा ये, हाँ सीधा करना भूल जाए मतलब, सी लगना ना भूल जाए तो मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, छोड़ेगा नहीं वो आप, ठीक है ना, नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल कटेंगे मार्क्स अगर सी लगाना भूल गए तो। बड़े जालिम लोग बैठते हैं वहां पे, है ना। नहीं मेरे साथ हुआ है, मैंने ये छोटी मोटी मिस्टेक्स करी थी, मतलब अब छोड़ो क्या बताऊं। देखो, हाँ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर था मेरे पास, अब सोचो डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो +1 ऊपर और 2+1 नीचे, डायरेक्ट करने का तरीका। तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाय 3, इतना तो आ गया, लेकिन अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ए होता है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस में वो गुणा होता, अभी वो डिवाइड होगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज क्या है, ये डायरेक्ट तरीका। चलिए जी, अब 5th क्वेश्चन देखिए, sin 2x माइनस 4e⁴x। देखो सीधा करने का तरीका क्या होगा, sin 2x का डेरिवेटिव अभी ऊपर ऊपर हमने देखा था, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x और फिर डिवाइडेड बाय 2, और उसके आगे माइनस लगा हुआ है। अब 4e⁴, देखो 4 तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव में भी बाहर रहता है, इंटीग्रल में भी बाहर रहता है। अब बचा क्या, e⁴x, तो e⁴x का e⁴x ही होगा इंटीग्रल, क्योंकि e⁴x का इंटीग्रल e⁴x ही होता है, तो e⁴x का इंटीग्रल भी e⁴x ही होगा। बट 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस में गुणा होगा, अभी क्या होगा, डिवाइड।
तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और अगर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से चलोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, साइन टू एक्स का अलग करना पड़ेगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, इसका अलग करना पड़ेगा, और फिर बीच में इसके और इसके बीच में आपको माइनस साइन प्लेस करना पड़ेगा। साइन टू एक्स का कैसे करेंगे वो तो पहले ही बता दिया मैंने इंस्पेक्शन से। इसका कैसे करेंगे, हम वही चीज सोचेंगे कि 4e की पावर 3x ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें 4e की पावर 3x आता हो। तो मैं क्या करूंगा, सपोज करो मुझे इसका देखना है कि ये कौन सा फंक्शन होगा। तो सपोज करो, देखो 4 को तो मैं भूल गया, एक बार 4 को तो मैं भूल गया, मैं केवल e की पावर 3x का सोच रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डेरिवेटिव कर दूं तो e की पावर 3x आ जाए। तो मैंने एक बार यही फंक्शन उठा लिया कि इसी का करके देखता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव करने से 3e की पावर 3x आ गया। तो मैंने कहा कि यार मुझे तो e की पावर 3x चाहिए था, इसने 3e की पावर 3x दे दिया, तो क्यों ना मैं इस 3 से इधर डिवाइड कर देता हूं, ताकि वो उधर भी डिवाइड होके क्या बना दे, e की पावर 3x। तो वो कौन सा फंक्शन मिला जिसका डेरिवेटिव e की पावर 3x है, वो ये वाला फंक्शन मिला, e की पावर 3x बाई 3, और 4 तो कांस्टेंट था ही सही, तो 4/3 e की पावर 3x। ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से मुझे मिल गया, sin 2x का मिल गया, sin 2x का जो भी मिला उसको माइनस करके इसके साथ लिख दो। ये तरीका होगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। ठीक है, क्लियर है। अब बाकी के क्वेश्चंस में हमको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं सोचना, जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट, क्विकली क्विकली। रेडी? आज कौन नहीं आया, राजा नहीं आया? ओके, देखो जी, 4e की पावर 3x प्लस 1, अभी अभी बताया था 4e की पावर 3x प्लस 1, बोलो तनिषा। 4 की जगह 4 रहेगा, e की पावर 3x में से 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, और e की पावर 3x प्लस 1 भी लिखा हुआ है, प्लस x। जीरो मत कर देना, कई बार उल्टा हो जाता है, 1 का कौन डेरिवेटिव कर देते हैं अपन जीरो। अब की बार इंटीग्रल चल रहे हैं और लास्ट में प्लस। एनी डाउट? नेक्स्ट। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारे पास कोई क्वोशंट रूल मौजूद नहीं है अभी तक, बाद में देंगे वो भी, बाद में क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल भी देंगे, इंटीग्रल्स में भी देंगे, बट तो काफी लेंदी होता है, अवॉइड करने की सोचता है बच्चा उस रूल को। बट फिर भी अभी तो है नहीं कुछ भी, तो अभी तो हमको इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके जाना है। इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके जाने का मतलब है आप मल्टीप्लाई करो, आप फैक्टर फॉर्म में लिखो ही मत इसको, आप तो पूरी उसको एक्सप्रेस, मतलब जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है उसमें लिखो। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² क्या होता है, 1। तो आपको अल्टीमेटली तो इसी का ही इंटीग्रल करना है, उसने तो फालतू में आपको डराने के लिए भयानक बना रखा था, ठीक है ना, उसने आपको फालतू में डराने के लिए भयानक बना कर रखा था। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना छोटा सा बन गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ बाय 2x निकला ना मुझसे, x³ बाय 3 ये होगा है ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल चाहिए तो x³ बाय 3 और 1 का x प्लस c आंसर। एनी डाउट्स? मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट। ax² इस एक्सरसाइज में तो मजा ही आता है, ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx है ना, इसका इंटीग्रल चाहिए। तो ax², a तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट को तो मैं छेड़ता ही हूँ, x² का सोचो तो x³ बाय 3 प्लस b भी कांस्टेंट है, छेड़ेंगे ही नहीं, x का और c का, c कांस्टेंट है छेड़ेंगे ही नहीं, और 1 लगा हुआ इसके आगे तो cx प्लस c। एनी डाउट्स? देख लो आराम से, देख लो, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तो पूछो। तनीषा देखो आराम से, ठीक है, क्लियर? हाँ चलो, 9th वाला देखो, 2x² प्लस e टू द पावर x, 2 तो है कांस्टेंट, x² का बोलो x³/3, ओके, प्लस e टू द पावर x का प्लस c, इजी, 2x³ बाय 3 या 2/3x³ प्लस e टू द पावर x प्लस c। ठीक है जी। अब देखते हैं ये वाला √x माइनस 1/√x का है यहाँ पे होल स्क्वायर। आपको एक बात बताऊं, हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? क्या सुनाई नहीं दिया मुझे? प्रगति आंसर, अच्छा उसको पता है पहले से। देखो वो भी बहुत अच्छी एक क्या कहते हैं, टैलेंट होता है कि आंसर पहले से पता है। ठीक है चलो, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, और टैलेंट बहुत बार प्रैक्टिस करने से डेवलप होता है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना, बहुत बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने को आंसर रट जाता है, तो वो भी अपने आप में एक टैलेंट। √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। बच्चों अगर ये रूट नहीं होता ना, अगर ये रूट नहीं होता ना, तो इसका होल स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं होती, हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कल क्या कहा था, जब तक लीनियर है भाई, x माइनस 1/x क्या है, लीनियर ही तो है, x माइनस 1/x क्या है बेटा, लीनियर ही तो है। हालांकि 1/x लग गया तो वो चीज वहां पे अप्लाई नहीं होगी। कुल मिला के बात ये है कि आपको जब तक पावर में
1 के अलावा कुछ भी दिखाई दे, जैसे रूट दिखाई दे, स्क्वायर दिखाई दे, रूट का मतलब क्या होता है वैसे, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो 1 के अलावा ही दिखाई दिया ना, लीनियर तो नहीं है ना, तब आप क्या करेंगे, सीधे नहीं करेंगे, तब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, क्या करेंगे, और बेटा जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे ना तो यकीन मानो ये बहुत आसान बनने वाला है। रूट एक्स का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर, यानी 1/√x का होल स्क्वायर 1/x, और -2ab भी करोगे तो 2 इंटू ए क्या है √x और b क्या है, तो ये तो 2 ही रह जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस 1/x माइनस 2। अब बताओ इसका इंटीग्रल करना कौन सी बड़ी बात है, x का इंटीग्रल 1/x का लॉग मॉडुलस x और -2 का प्लस c। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए जब इस तरह का फंक्शन आ जाए, जब इस तरह का फंक्शन आ जाए तो बल्ले बल्ले, पता है क्यों, देखो एक चीज समझना, a प्लस बी बाय सी जो होता है ना, वो a बाई सी प्लस बी बाई सी होता है कि नहीं होता, लेकिन इसका उल्टा गलत है। कैसे, अगर ये आ जाए a डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, तो ये a बाई बी प्लस a बाई सी नहीं होता है, ये चीज गलत है। तो अगर इस फॉर्म में है फंक्शन तब तक तो मजे ही मजे, जैसे अभी इसी फॉर्म में तो है, लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्म में कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के, ठीक है, मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। कुल मिला के ये वाली चीज अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी ये वाली चीज तो बिल्कुल उसको हम दिल खोल के अप्लाई करेंगे, बिल्कुल मजा आएगा इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x², इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस आगे बोलो 5x² बाई एक्स स्क्वायर, आगे बोलो 4/x²। अगेन सॉल्व करेंगे जब हम इसको, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है x, 5x² बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है 5, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4x की पावर -2, बोलो सही लिखा मैंने, 4x की पावर -2, इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन। बोलो x का इंटीग्रेशन क्या होगा /2, 5 का -4 तो है कांस्टेंट। अब ध्यान से करना, x की पावर -2 है, पावर जुड़ जाती है ना एक, तो -2 में एक जोड़ूंगा तो -1 बचेगी, और वो जो बचती है वही नीचे भी आती है, जो ऊपर पावर बचती है वही पावर नीचे भी आती है, ठीक है, प्लस सी। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या मिला, x²/2 प्लस 5x, और ये -1 है नीचे तो माइनस माइनस प्लस, और x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, x नीचे आ जाएगा 4/x प्लस सी, आंसर। ठीक है जी, समझ आ रहा है, ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अभी जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया तो मैंने इसको अलग से सॉल्व करके दिखाया आपको, है ना। आपको एग्जाम में क्या करना है, आप तो इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एग्जाम में क्या करना है, ये इंटीग्रेशन एज इट इज लगाए रखना है, और फिर जो मैंने किया वो करना है, x³ बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x² बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4/x², और चाहो तो dx ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे dx लिख दो, और चाहो तो एक ब्रैकेट भी लगा सकते हो, इंटू dx ऐसे भी लिख सकते हो जैसे वहां लिखा हुआ है, और चाहो तो एक ऐसा ब्रैकेट भी लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे सॉल्व करते गए, मतलब ये इंटीग्रेशन वाला साइन और ये dx हर स्टेप में आपको दिखाई देने चाहिए। अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आखिरी में लगा रहा हूं, अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले फंक्शन को सीधा बना रहा हूं, आसान बना रहा हूं, और इंटीग्रेशन और dx आखिरी में लगा रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको शुरू से लेके इंटीग्रेशन का साइन और dx चलते हुए लेके चलना है, बीच में आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो उससे मतलब नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये देखो x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x, कोई तकलीफ है क्या, √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, ठीक है, तो x की पावर 1/2 होता ही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, देखो x³ इंटीग्रल साइन तो लगा रहेगा, x³ डिवाइडेड बाय √x, आगे बोलो प्लस, दिखाई दे रहा है ना, 3x डिवाइडेड बाय √x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x इंटू dx, ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, इंटीग्रल का साइन हमेशा लगेगा। अब देखो ऊपर पावर है 3,
नीचे पावर कितनी है 1/2, एक्स की पावर नीचे कितनी है हाफ, 3 में से आधा गया तो 2.5, माइनस करोगे ना पावर, बेस सेम है तो 5/2 क्या कहते हैं हम उसको भाई, 2.5 पावर को क्या कहते हैं 2, 1/2 पावर को हम क्या कहेंगे 5/2। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गया एक्स की पावर 5/2 प्लस नीचे आप नेक्स्ट आ जाओ 3 तो कांस्टेंट है। अब ऊपर x की पावर 1 है और नीचे 1/2, तो एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो मैं इसको x की पावर 1/2 लिख दूं या रूट एक्स भी लिख सकता हूं, ठीक है दोनों लिख सकता हूं 4। अब देखो ये रूट एक्स है तो जैसे हमने पहले किया, रूट एक्स है तो x की पावर हाफ तो है, लेकिन रूट एक्स खुद नीचे है तो x की पावर हाफ नहीं है माइनस हाफ है इनटू dx। ओके अब इंटीग्रल्स, अब इसके इंटीग्रल्स पता कर लो। x की पावर 5/2 तो पावर जुड़ जाएगी, तो 5/2 में एक और जोड़ोगे तो 7/2, और जो पावर जुड़ के आती है वो की वही नीचे भी आती है 7/2 का 7/2 नीचे। 3 तो कांस्टेंट है, x की पावर हाफ में एक और जोड़ देंगे तो 3/2, और जो पावर ऊपर आती है वो नीचे भी आती है प्लस 4 एज इट इज, माइनस हाफ में एक जोड़ेंगे तो प्लस हाफ आएगा, और नीचे जो पावर आ गई वो नीचे भी आएगी। ओके और प्लस सी, जब पूरे इंटीग्रेशन हो जाए तो लास्ट में प्लस सी लगाना है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ये 7/2 तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/7, तो ये हो जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2, और ये 3 से 3 कटा, 2 ऊपर चला गया तो 2 एक्स की पावर 3/2, और ये 2 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, और देखो x की पावर हाफ को तो यार थोड़ी इज्जत दे दिया करो, रूट एक्स लिख दिया करो, ठीक है ना। जो चीज जितनी सिंप्लीफाई हम लिखेंगे चेक करने वाले को अच्छा लगेगा। आप चाहो तो एक्स की पावर हाफ भी लिख सकते हो, बट हमको पता है एक्स की पावर हाफ रूट एक्स होता है, सीधा लिख दिया मैंने, एक्स की पावर हाफ ना लिख के सीधा लिख दिया रूट एक्स, ठीक है जी। एनी डाउट्स क्या? जब अपन ने इंटीग्रल कर, जब अपन ने उस फंक्शन को, अभी तो हम क्या कर रहे हैं उस फंक्शन में उलझे हुए हैं, वो फंक्शन क्या है, उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। एक बार वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, अब अपन इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। जिस स्टेप में अपन इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं उसके अगले स्टेप में इंटीग्रेशन के साइन हटा दो भाई। अब इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया ना, इसका इंटीग्रल ये मिल गया, इसका इंटीग्रल ये मिल गया, इसका इंटीग्रल ये मिल गया, तो फिर इंटीग्रेशन के साइन की क्या जरूरत है। अच्छा कई बार क्या होगा कि इन दो का तो मिल गया इंटीग्रल, तीसरे का भी नहीं मिल पाया है, तीसरे का नहीं मिल पाया है, तो तीसरे पे लगा देना इंटीग्रेशन dx, बाकियों पे मत लगाना भाई। कई बार क्या होता, सेपरेट कर देंगे। कई बार क्या होता है कि 2-3 फंक्शंस का अलजेब्रा बना हुआ है, तो शुरू के 2-3 तो क्या हो गए आसानी से इंटीग्रेट हो गए, तो हमने सीधे ही कर दिए, लेकिन आखिरी वाला जो टर्म था वो एक ही स्टेप में नहीं हो पाया, वो 2 या 3 स्टेप में हो पा रहा है इंटीग्रेट, तो हम उसको करेंगे ना, 2-3 स्टेप में होगा तो 2-3 स्टेप में करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी, तो हम उसके तो इंटीग्रल साइन लगाए रखेंगे जब तक वो नहीं हो जाता पूरा इंटीग्रेट, बाकियों को हटा देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पे थे हम, 13th क्वेश्चन पे थे। अब देखो जी 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन है x³ माइनस x² प्लस x-1, उसको उस शीट पे लेके चलते हैं। अब थोड़े से ऑब्वियसली आपको भी पता होगा कि लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना। क्वेश्चन है x³ माइनस x² प्लस x-1 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू dx। अब ये चीज तो आपको पता होगी कि ये इतनी आसानी से ऐसा तो कर नहीं सकता ना कि मैं इसको x से डिवाइड कर दूं 1 को छोड़ दूं, ऐसे तो कर नहीं सकता। जो चीज हमने पहले की वो चीज हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो देखो एक चीज पे मेरी नजर गई, पर वो हमेशा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी एक चीज पे नजर गई कि यार x³ और x² में से x कॉमन आ रहा है x² कॉमन आ रहा है, सॉरी x² कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेते ही क्या बच रहा है अंदर, और प्लस x-1 एज इट इज लिख दो आप, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x-1 इंटू dx। अब ये दो टर्म्स में से अगेन x-1 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया x-1 को ले लिया कॉमन, और बचा क्या, यहां से तो बचा x², और वहां से कुछ नहीं था तो 1 + 1, और नीचे x-1 है ही सही। ऐसा करने से क्या हुआ, x-1 से x-1 कैंसिल आउट हो गया, और ये बड़ा ही छोटा सा फंक्शन रह गया x² + 1 इंटू dx।
तो एक्चुअली अभी तक मैंने इंटीग्रेशन किया ही नहीं था, अभी तक तो मैं फंक्शन को सॉल्व कर रहा था, फंक्शन को छोटा बना रहा था ना, जो हम 9th-10th में करते थे, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं 9th-10th की बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मान लो वहां पे ये फंक्शन ऐसे कॉमन वॉमन लेना नहीं सीखा हमने, तो इंटीग्रेशन आ भी गया तो भी क्या कर लोगे, ठीक है ना। x² + 1 को इंटीग्रेट करना है तो x² का x³/3 + x+3 आंसर। अब इसको नोट करो, फिर कुछ दूसरी बात बताते हैं। कर लिया नोट? हाँ कर लो आराम से। कर लिया? ठीक है, देखो यहां पे स्क्रीन पे देखो, x³ और x² में से ये कॉमन आ गया, ठीक है। हमेशा आ जाए ऐसा जरूरी थोड़ी ना, बोलो, नहीं है जरूरी। और आपकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि कॉमन लेने के बाद जो बचा वो अगले से मैच हो गया, जो चीज बच रही है। तो चलो आपकी किस्मत पहली बार इतनी अच्छी हो जाए कि कॉमन तो आ जाए, लेकिन बार बार थोड़ी ना इतनी अच्छी होगी कि वो उससे मैच भी हो जाए। कहने का मतलब है कि अभी तो कॉमन ले लुआ के आपने ये काम कर लिया, लेकिन ऐसा फंक्शन भी आएगा जिसमें इतनी आसानी से कॉमन होके और सब कुछ कट पिट होके छोटा फंक्शन नहीं बनेगा। क्या करेंगे तब हम? हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने डिफरेंशिएशन में भी उसको अप्लाई किया था। हमको बस ये चेक करना है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी या बराबर भी है तो भी चलेगी, छोटी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के हमने देखा यार यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, बड़ी तो है ना, बड़ी या बराबर में चलेगा, छोटे में फिर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी नहीं चलेगा, फिर और कुछ सोचेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। बचपन में करते थे, देखो भाई डिवाइड करने के बाद क्या मिला हमको, इसको मैंने x-1 से डिवाइड कर दिया, राइट। x-1 से जैसे मैंने डिवाइड किया तो बोलो लॉन्ग डिवीजन आता है सबको, x² x³ - x², दोनों कट गए तो है ना, पूरा ही कट गया। अगली पूरी टर्म कॉपी करी, x-1, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड किया तो +1, और 1 × x x 1 - 1 ये भी कट गया। तो आंसर क्या आया? दैट मीन्स ये सिंप्लीफाई हो गया x² + 1 है। आप कहोगे सर कोई रिमाइंडर बच जाए तो? मान लो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 3, मान लो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन आया उसको तो एज इट इज लिख दूंगा, प्लस करूंगा, जो रिमाइंडर आया उसको न्यूमरेटर में लिखूंगा, डिवाइडेड बाय x-1। बताओ ये चीज समझ में आई? इन केस रिमाइंडर बच जाए, बस चलो यहाँ तो बहुत अच्छी से भी अच्छी किस्मत है, रिमाइंडर भी नहीं बचा। मुझे एक चीज बताओ आप, तो अगर मैं 8/3 करता हूं तो 3 2 जा 6 पूरा कट जाता है, और रिमाइंडर क्या बचता है, तो इसको मैं 2 + 2/3 नहीं लिख सकता क्या? जो जितना पूरा क्वेश्चन आया वो तो लिख दिया यहां, जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर, और डिवीजर जैसा पहले था आज भी वैसा ही लिख सकता हूं। इसका मतलब है उसको भी डिवाइड करते टाइम अगर कुछ रिमाइंडर बच जाए, जैसे वहां बच रहा है, जैसे मान लो एग्जांपल 3 बच रहा है, तो जो क्वेश्चन पूरा का पूरा आ गया वो तो लिख दूंगा, नीचे लिख दिया, बीच में क्या लगाऊंगा, प्लस, रिमाइंडर बच गया गलती से कोई दिक्कत नहीं है, 3 यहां लगा दो, और डिवीजर तो पहले भी x-1 था, आज भी क्या है, x-1 है। अब x² + 1 का भी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, और 3 डिवाइडेड बाय x-1 का भी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, क्योंकि 3 तो कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, आपको 1 डिवाइडेड बाय x-1 का ही करना है, जो कि होता है मॉडुलस लॉग मॉडुलस x-1। समझ में आई? समझ में आई बेटा? तो हाँ 1 होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, और जब ज्यादा बड़ी चीज आएगी तब देखेंगे। 2x 3x आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है,
2 होता है उसका डिफरेंशिएशन, 2 से मल्टीप्लाई होता था डिफरेंशिएशन में, अभी डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाए तब तो फिर चीजें ही अलग है। मैंने कहा लीनियर से अगर चीजें आगे हो जाए फिर तो चीजें ही अलग है, फिर मेथड से दूसरा, फिर चीजें दूसरी है, फिर देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया था, लेकिन इनकेस ना हो तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है। नेक्स्ट चलते हैं, हो सकता है कि इसी एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाए। चलो 14th वाला इज क्वाइट इजी, मल्टीप्लाई करो आप तो 1 इंटू रूट एक्स और x इंटू रूट एक्स क्या लिखोगे? वेरी गुड। x रूट एक्स क्यों लिखूंगा मैं इसको x की पावर 3/2 लिखूंगा। डिफरेंशिएबल इंटीग्रेबल फॉर्म चाहिए मुझे, और रूट एक्स को भी क्यों मैं रूट एक्स लिखूं, मैं तो उसको भी x की पावर क्या लिखूंगा? हाफ लिखूंगा। भाई मुझे तो सीधी सरल फॉर्म चाहिए ना, x की पावर हाफ। बोलो भाई, और ये इंटीग्रेशन हो रहा है सबका यहाँ पे इंटू dx है ना, तो x की पावर हाफ का क्या बन जाएगा? x की पावर 3/2 और नीचे 3/2 आएगा तो 3/2 क्या बन जाएगा? बेटा अब थोड़ा फास्ट करना सीखेंगे, हर बार थोड़ा ना 3/2 नीचे लिखेंगे, अगली स्टेप में 2/3 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी आने वाले हैं, तो सीधे 2/3 लिख दो ना। ठीक है, माइनस 3/2 में +1 किया तो 5/2, और 5/2 नीचे आएगा तो एक्चुअली 2/5 हो जाएगा वो, प्लस सी आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट बताओ। अब यहां पर भी रूट एक्स से मल्टीप्लाई करो। देखो 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर है और रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब पावर हाफ, 2 में हाफ जोड़ा क्या मिला? 5/2, तो ये एक्चुअली एक्स की पावर 5/2 है। ठीक है, प्लस 2 कांस्टेंट है, आ जाओ एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 है, 1 और 1/2 कितना होता है? 3/2, तो एक्स की पावर क्या बन गई है? 3/2, और फिर प्लस 3 और रूट एक्स है, तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2। चलो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या बनेगा? 3, 5/2 में एक और जोड़ा तो 7/2, 7/2 नीचे भी होगा 2/7, और 2/7 3 से गुणा हुआ 6/7, सीधे करो ना 6/7। भाई एक्सरसाइज इसलिए थी यूज टू हो जाओ, हो गए ना यूज टू, अब थोड़ा ना बच्चों वाली चीजें करेंगे। 2 एक्स में एक्स की पावर 3/2 में एक और जोड़ा तो 5/2 नीचे, ऊपर जाके 2/5, 2/5 इंटू 2 4/5, लास्ट टर्म देखो प्लस 3, एक्स की पावर हाफ, हाफ क्या बनेगी? 3/2, 3/2 नीचे तो 3 से 3 कट के केवल 2 रह जाएगा, ये केवल 2 रह गया, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट, कौन से पे थे अभी अपन? 15th हो गया, 16th देखो। अब थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री का तड़का भी देगा, लेकिन बड़े इजी लेवल पे देगा, पहली एक्सरसाइज है। 2x का बोलो आप तो 2x² बाय 2, और रट लो अब तो 2x का x² होता है, ठीक है ना? 2x का क्या होता है? x² हो गया, ओके। माइनस 3 तो एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव sin x, ओ सॉरी गलत बोल रहा हूं, देखो इंटीग्रल cos x का इंटीग्रल sin x, e⁻x का e⁻x, कुछ भी नहीं था इसमें तो। ठीक है, नेक्स्ट 2x², 2x², देखो 2 तो रहेगा अपनी जगह, x² का क्या बनेगा? x³/3 माइनस 3, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस का cos x, और प्लस 5 एज इट इज, और रूट एक्स है यानी हाफ है, हाफ में एक और जोड़ देंगे तो 3/2, और नीचे 3/2 और होगा, तो वो क्या हो जाएगा? 10/3। नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया? 2/3। अब देखो यहां तक आते आते सारा इंटीग्रेशन हो गया है ना, अब तो केवल आप थोड़ा सा सीधा उल्टा कर रहे हो, तो यहीं पे प्लस सी लगा देना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सी कहां लगाओगे, कौन सी स्टेप से लगाना शुरू करो, यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन बचा क्या? नहीं बचा ना, तो यहीं पे सी लगा दो। 2/3, बिल्कुल इंटीग्रल का साइन पूरी उसमें से हट जाना चाहिए, एक भी टर्म में बचना नहीं चाहिए। जैसे 3-4 टर्म है, मान लो 2 में हट गया, एक में बचा हुआ है, तो अभी भी सी को मत लगाओ, जब सब में से हट जाए उसी स्टेप में हम सी लगा देंगे। ठीक है जी, माइनस और माइनस हो गया +3 cos x, और ये 5 जा 10/3, x की पावर 3/2 प्लस सी, आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें कौन सा क्वेश्चन था ये? 17, 18 देखो, sec x इंटू sec x + tan, दिखने में ये जितना बराबर दिख रहा है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बोलो आप तो sec x इंटू sec x क्या होता है? sec² x प्लस sec x इंटू tan x क्या होता है? sec x tan x, sec x tan x, सॉरी tan x, इंटीग्रल करना है, dx लगाना है, sec² x
बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स एज अ फंक्शन सोचो जिसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है वो 10x। अच्छा जी, डेरिवेटिव नहीं आता तो चैप्टर को छूने की कोशिश मत करना। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि मैं सीधे इंटीग्रेशन कर लूंगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल भाई, डेरिवेटिव तो सीखना ही पड़ेगा। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। हाँ, सेक एक्स 10x किसका डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स का ही तो होता है, प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अरे भाई क्वेश्चन रूल तो है ही नहीं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं फंक्शन को। मुझे बताओ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 बाई डिवाइडेड बाय, और कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 बाई, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, लेकिन दिक्कत है अब टेन स्क्वायर एक्स तो किसी का होता ही नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स तो किसी का, कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर एक्स होता है किसी का, तो कैन वी चेंज टेन स्क्वायर एक्स इनटू सेक स्क्वायर एक्स, ऑब्वियसली वी हैव द आइडेंटिटी। टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है -1, सेक स्क्वायर एक्स -1। भाई टेन स्क्वायर एक्स नहीं होता था, कोई बात नहीं, जुगाड़ लगाया उसको बदल दिया सेक स्क्वायर एक्स में, वो तो होता है। सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, नथिंग इज हार्ड, कोई हार्ड वर्ड नहीं होता, केवल और केवल डिफरेंस होता है कम प्रैक्टिस और ज्यादा प्रैक्टिस का, ठीक है। ओके चलो, कहां थे हम, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x और 1 का इंटीग्रल x प्लस सी, ठीक है ना। तो अभी भी अपन क्या कर रहे हैं, अपन चीजों को इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, ऐसी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं कि वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। समझ में आ रही है बात, जैसे सपोज करो छोटा बच्चा है, ऊपर से कुछ उसको उठाना है, तो उसकी हाइट तो बड़ी थोड़ा ना हो सकती है, तो वो ऐसी फॉर्म में चेंज करेगा अपने आप को कि उसकी हाइट बड़ी हो जाए, क्या लाएगा, स्टूल ले आएगा। तो अभी अपन बच्चे हैं, पहली एक्सरसाइज में अपन चीजों को उस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं जो हमको आता है, हमको इतना ही आता है सब, हम पहले चेंज करेंगे उसमें और फिर उसके बाद कन्वर्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम एक्सपर्ट बनेंगे अगले एक्सरसाइज देखते हैं। तो 20th क्वेश्चन, 2 - 3 sin x बाय cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स से इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, राइट। तो 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 2 sec स्क्वायर एक्स, 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, 2 sec स्क्वायर एक्स, माइनस 3 sin x को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, चलो मैं अलग अलग करके दिखा, अलग अलग करके दिखा देता हूं। 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x को किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को मैं अलग अलग लिख देता हूँ, cos x इंटू cos x, अब आसान दिखेगा ये, इंटू dx। तो 2, अब देखो एक चीज याद रखना बेटा, जब ये बीच में माइनस साइन आ जाए ना, अगर ये माइनस साइन आ रहा है तो हमको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाता हूं तो इसका मतलब है कि dx केवल इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि dx तो पूरे इंटीग्रैंड से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ रही है बात, अगर माइनस साइन नहीं होता, बाय द वे केवल यहाँ पे इंटू साइन होता, तब लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि a इंटू बी इंटू सी को आप कोई ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के थोड़ा ना दिखाते हो। समझ में आई बात, तो प्रेजेंटेशन बता रहा हूं बिकॉज प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है एज पर द टर्म 2। चलो हाँ जी, 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, 2 sec स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको sin x को cos x से डिवाइड कर देता हूं और 1 को cos x से डिवाइड कर देता हूं, तो sin x बाय cos x क्या होता है 10x, और 1 बाय cos x क्या होता है sec x। अब ये दिख रहा है इंटीग्रेबल फॉर्म में, देखो 2 sec स्क्वायर x का किसका डेरिवेटिव होता है 10x का होता है, माइनस किसकी चाबी, मेरे पास नहीं है, नहीं कोचिंग की चाबी यहां तो नहीं है, एक बार उस रूम में देखो कौन मंगा रहा है, एक मिनट देखो उस रूम में, नहीं तो सर बैठे होंगे, सर से ले लो। हाँ माइनस देखो इधर 3, हाँ 10x sec x किसका डेरिवेटिव होता है sec x का होता है ना, प्लस सी, ठीक है ना। 10x sec x किसका डेरिवेटिव होता है sec x, इसमें तो फुल कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, अगर इसमें भी अभी कंफ्यूजन है तो मैं फिर से सजेस्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार डेरिवेटिव चैप्टर के फॉर्मूले को देख लो, बिकॉज चीजें अब थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, और अगर अपन 10x sec x किसका डेरिवेटिव है ये सोचने में टाइम लगा रहे हैं
तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम है। टेन एक्स सेक एक्स किसका डेरिवेटिव है? सेक एक्स का। ये तो बिल्कुल मुंह पे टिप्स पे रहना चाहिए, लिप्स पे रहना चाहिए। टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स। ओके चलो, अब ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और हैं ऑप्शनल, दो क्वेश्चन और हैं। देखो, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स इक्वल्स, ये किया था कि हमने? नहीं किया, कोई बात नहीं। देखो रूट एक्स है, तो रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? और वन बाय रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं? माइनस हाफ। बस हो गया। वन बाई टू का क्या करेंगे अपन? ब्रैकेट भी लगा देते हैं। वन बाय टू का क्या करेंगे? थ्री बाय टू, और थ्री बाय टू नीचे जाके ऊपर क्या हो जाएगा? टू बाई थ्री। ओके, प्लस माइनस हाफ प्लस वन क्या करेंगे? मतलब सॉरी, हाँ प्लस हाफ, थ्री बाय टू थोड़ा ना होगा। माइनस हाफ प्लस वन क्या हो जाएगा? प्लस हाफ, और नीचे प्लस नीचे भी हाफ आएगा तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा? टू प्लस सी। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस टू एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22nd लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कह रहा है? अब ये थोड़े से डेफिनेट इंटीग्रल की फीलिंग दे रहा है इस एक्सरसाइज में, ये आखिरी क्वेश्चन देखना, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है एफ एक्स, अगर कोई ऐसा फंक्शन है एफ एक्स जिसका डेरिवेटिव ये है, तो एफ एक्स बताओ। तो उलझा रहा है बस, एक्चुअली ये इसका इंटीग्रल पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका डेरिवेटिव ये है, तो वो फंक्शन कौन सा है, वो एफ एक्स क्या है। दैट मीन्स इस फंक्शन का इंटीग्रल ही तो पूछ रहा है वो। बट इसने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दी है कि एफ ऑफ टू जीरो है। देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कहां काम आती है। तो हमको तो क्या करना था? इंटीग्रल फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री टू द पावर थ्री एक्स की पावर फोर। तो मैं इसको लिख देता हूं थ्री एक्स की पावर माइनस फोर। ठीक है, ये थ्री है, ये करना है हमको। ठीक है, करते हैं। तो देखो, फोर तो है कांस्टेंट, एक्स की पावर एक्स क्यूब का क्या बनता है बताओ? एक्स की पावर फोर बाय फोर, फोर से फोर कट जाएगा। माइनस थ्री तो है कांस्टेंट, माइनस फोर प्लस वन क्या होगा? माइनस थ्री, और नीचे भी क्या आ जाएगा? माइनस थ्री, और यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा क्योंकि सारे इंटीग्रेशन हो चुके हैं। सिंप्लीफाई करो, फोर से फोर कटा, क्या आया? फोर। माइनस माइनस थ्री से थ्री तो कट गया, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एक्स, एक्स की पावर माइनस थ्री को मैं वन बाई एक्स क्यूब लिख देता हूं, और फिर प्लस सी। मेरा आंसर यही होता, मेरा आंसर यही होता। बट उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है आपको कि एफ ऑफ टू क्या है? जीरो है। अब मुझे बताओ, एफ ऑफ टू अगर जीरो है तो यहां से मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूं। जब भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा तो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल विल कन्वर्ट इनटू डेफिनेट इंटीग्रल। वो देखो, अभी हमारा इंटीग्रल जो है ना वो सी रहित है। मैं अक्सर ऐसे समझाता हूं बच्चों को, समझ में आ जाए। ये क्या है? सी सहित है, ये सी सहित है। डेफिनेट का मतलब है सी रहित बनाना है। सी रहित बनाने के लिए, सी हटाने के लिए हमको क्या करना है? इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। अब आप देखो एफ ऑफ टू, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? क्या? क्यों? प्लस माइनस का डिफरेंस है, चेक करो कहां पे। बेटा प्लस सी है तो सी नेगेटिव भी तो हो सकता है। प्लस सी है बट सी पॉजिटिव होगा, ऐसा किसने कहा? सी नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। ऑप्शन चारों अलग है, ध्यान से देखो। 129/8 तो है, लेकिन एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह क्या, एक जगह क्या, इस तरीके से है ना। तो वो सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव तो वो निकालना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जरूरी है क्या एग्जाम में ये चार ऑप्शन दे? आप वो क्यों सोचो कि चार ऑप्शन इधर है तो एग्जाम में भी आएंगे? आपको तो काम करना है कुल मिला के। ठीक है जी। हाँ देखो बेटा, ये जो है ये एफ एक्स है या नहीं है ना? भाई हम वो एफ एक्स फंक्शन निकाल रहे थे, तो ये एफ एक्स फंक्शन है। आपको गिवन है एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू का मतलब है एक्स की जगह आप टू को रिप्लेस करोगे, टू की पावर फोर, वन डिवाइडेड बाय टू का क्यूब, और प्लस सी तो एज इट इज। और एफ ऑफ टू की वैल्यू गिवन है तो मैं यहां जीरो पुटअप कर दूं, इक्वल टू टू की पावर फोर प्लस वन बाई एट। एक सेकेंड, 16 प्लस वन बाई एट, ठीक है, और प्लस सी।
जरा बताइए, इधर सॉल्व कर रहा हूं बाकी का। 0 इक्वल टू 16 प्लस 1/8, 16 8 जा 128, 128 और 1 129/8 प्लस सी, चेक करो सी की वैल्यू नेगेटिव क्या हो जाएगी, 129/8। अब ये सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, उस fx में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये हटा दिया मैंने और इसकी जगह क्या लगा दिया, 129/8। ऑप्शन नंबर ए, x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। हालांकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अभी करीब 5-6 एक्सरसाइज के बाद शुरू होगा, बट ये थोड़ा सा फील दे रहा है। अभी पहली एक्सरसाइज है तो हर चीज का ये फील दे रहा है कि ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं चाहिए, अब एक ही कर्व चाहिए। तो एक वो जो फैमिली ऑफ कर्व्स में वो जो कर्व्स थे, जो मेंबर्स थे फैमिली के, वो एक दूसरे से किस लिहाज से अलग थे, उनके कांस्टेंट के लिहाज से अलग थे, किसमें +2 किसमें +3। अगर मैं फिक्स कर दूं कि नहीं +3 ही चाहिए, फिर तो फैमिली थोड़ा ना, फिर तो एक ही मेंबर है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होती है, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, उसको यूज करेंगे, सी की वैल्यू आएगी और उस फैमिली ऑफ कर्व्स में सी की जगह उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है और अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा इंटीग्रेशन करने का। बहुत इंपॉर्टेंट है यही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हमने डायरेक्ट किए, जल्दी जल्दी किए, वो फिर से एक बार करना। प्लस अभी आपके पास टाइम भी है तो आप एक काम और कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज से पहले पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं, 3-4 एग्जांपल्स हैं, उनको भी देखना। ठीक है, प्लस और भी ज्यादा टाइम है तो थोड़ा बहुत मिसलेनियस को भी देखना। अभी तो टाइम है, अभी तो कर सकते हो, अभी एक बार स्कूल शुरू हो गए फिर उलझ जाओगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन कल देंगे। बेस में क्या होगा, उसमें अब 3 तरह के मेथड्स आएंगे, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्ट्स। तो सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक कल कवर करें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।